आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। इससे जो पिछली क्लास हमने की थी उसमें हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, वैदिक को देखा, महाजनपदों को देखा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देखा। उसके बाद हमने मौर्य एम्पायर को देखा। अब मौर्य एम्पायर को जब हमने देखा था तो हमने आपको बताया था, उसके बाद एक और वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें हमने मौर्योत्तर काल में बताया किन किन वंशों को पढ़ना है, जिसमें शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, कुषाण वंश तक जाएंगे। तो जो मौर्योत्तर काल है, इस मौर्योत्तर काल में आज जो आप पढ़ेंगे वो है शुंग वंश, यानी कि शुंग डायनेस्टी। ठीक, तो जो शुंग वंश है इसकी स्टार्टिंग कब होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग होती है 185 बीसी में स्टार्ट होती है और ये लगभग 75 बीसी तक अपना शासन करते हैं। यहाँ तक अगर एग्जाम में आपसे पूछे शुंग वंश कब स्टार्ट होता है, 185 बीसी में होता है और कब तक चलता है, 75 बीसी तक चलता है। अब इस शुंग वंश में हमें ये देखना है कि शासक कौन कौन हुए। भाई शासक पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये शासक किस वंश से संबंधित है। तो शुंग वंश का अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन माना जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, तो आप बता देना उस व्यक्ति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये पहला शासक है और यही शुंग वंश का संस्थापक है। इसके बाद जो दूसरा शासक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है अग्निमित्र। तीसरा जो शासक है उसका नाम है वसुमित्र और इसके बाद जो चौथा शासक है उसका नाम है भागवत और लास्ट जो शासक है उसका नाम है देवभूति। ठीक, अब इनमें से कोई सा भी आपसे एग्जाम में आ जाए, वो आपसे पूछे कि अग्निमित्र किस वंश का है, वसुमित्र किस वंश का है, भागवत किस वंश का है या देवभूति, तो आप बता देना ये पांचों के पांचों जो शासक हैं ये शुंग वंश के शासक हैं। अब बात करेंगे हम पुष्यमित्र शुंग की, और पुष्यमित्र शुंग की हम पता लगाएंगे आखिरकार ये कहाँ से आया। तो आपने पढ़ा होगा इससे पहले मौर्य वंश, और मौर्य वंश में आपने इस वंश का अंतिम शासक देखा था। ठीक, और उस अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की हत्या करके, याद रखना एग्जाम के लिए, इसी बृहद्रथ की हत्या करके 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारकर मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की स्थापना की है, तो उस व्यक्ति का नाम है बृहद्रथ। और पूछे बृहद्रथ किस वंश का था, तो मौर्य वंश का। ठीक, अब और चीज आपको देखनी है इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में, वो ये है कि इसके पुरोहित का नाम क्या था। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग से आपसे एग्जाम में पूछे कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था, एग्जाम में आता है। तो इस पुष्यमित्र पुरोहित जो है एग्जाम में पूछा गया है उसका नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। ये वो वाला पतंजलि नहीं जो वर्तमान में चल रहा है भाई, ये पतंजलि जो है ये पुरोहित थे उस समय के स्कॉलर भी कहे जाते हैं। ये साहित्यकार भी थे, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। आपसे एग्जाम में पूछे महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? पतंजलि है। और ये पतंजलि एग्जाम में पूछे ये पुरोहित किसके थे, तो बता देना ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और आपसे पूछे जो पुष्यमित्र शुंग है ये किस धर्म से संबंधित था, तो बता देना यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। ठीक, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था और इसके समय ही भागवत धर्म शुरू हुआ। एग्जाम में आ सकता है, इस चीज को याद रखना। ठीक, और इसके समय एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आप मनुस्मृति सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस मनुस्मृति की रचना अगर आपसे पूछे, मनुस्मृति की रचना अगर आपसे पूछे वो किसके समय हुई, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी। ठीक, और आपसे पूछे और भी चीज़ें इस पतंजलि से संबंधित हैं और पुष्यमित्र शुंग से, वो ये है कि और कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ से हमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है। वो एक और चीज़ है, वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। और कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक, वो आपसे पूछे जो मालविकाग्नि मित्रम है, एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया आपका। वो आपसे पूछे कि जो मालविकाग्नि मित्रम आप पढ़ रहे हो इस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है, साहित्यकार कौन है, तो उसका नाम है कालिदास। और याद रखना कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का जो है कौन माना जाता है? साहित्यकार माने जाते हैं। अब इस मालविकाग्नि मित्रम से किसकी जानकारी मिलती है? इस मालविकाग्नि मित्रम से शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की जानकारी प्राप्त होती है। वो कैसे जानकारी प्राप्त होती है कि जो मालविकाग्नि मित्र है इसमें दो लोगों के नाम है, एक है मालविका
और एक है अग्निमित्र। ठीक, एक है मालविका और एक है अग्निमित्र। और मैंने अभी आपको बताया था जो शुंग वंश आप पढ़ रहे हो उसमें जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद आने वाला अगला शासक है। अब ये मालविका कौन है? यही मालविका, ये जो विदर्भ और जो वरार आप महाराष्ट्र वाला क्षेत्र प्रांत पढ़ते हैं, देखते हैं, वहाँ के राजा की पुत्री थी। और इन दोनों के जो प्रेम संबंध है उसके बारे में चर्चा, किसके बारे में? प्रेम संबंध, इसकी चर्चा हमें इस पुस्तक में मिलती है। कौन सी पुस्तक में? मालविकाग्निमित्रम में। ठीक, आगे हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग में आपने देखा, और हमें यह देखना है कि इस पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमें और किन साक्ष्यों से प्राप्त होती है। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग की जानकारी जो आप देख रहे हो और कहां से मिलती है? ठीक, वो है अयोध्या अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अयोध्या अभिलेख। भाई ये भी एग्जाम में आया हुआ है, काफी चर्चित हमारा अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है पुष्यमित्र शुंग की। और क्या जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है हमें इसने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन से यज्ञ किए थे? अश्वमेध यज्ञ किए थे। भाई अश्वमेध यज्ञ ना जानते हो तो समझें, आपने रामायण में देखा होगा जो लव और कुश वाली जो कथा आपने देखी होगी, जहां जहां तक घोड़ा जाएगा वो जितना भी साम्राज्य है, शासन है, वो उस राजा के अधीन माना जाएगा, और जो घोड़ा उसको पकड़ लेगा उसके साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। तो उसे ही कहा गया है अश्वमेध यज्ञ। तो वो आपसे पूछे किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उस व्यक्ति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और इस अयोध्या अभिलेख की रचना किसने की है? एग्जाम में पूछे तो उस व्यक्ति का नाम है धनदेव। किसने की है? धनदेव ने की है। यहां तक समझ में आई बात है। आगे देखेंगे हम और इंपॉर्टेंट चीज पुष्यमित्र शुंग से संबंधित क्या है, वो ये है कि एक शासक था जिसका नाम है कलिंग का राजा था। कलिंग कहाँ? उड़ीसा में। तो कलिंग के एक शासक थे जिसका नाम है खारवेल। क्या नाम है? खारवेल। इसके साथ क्या हुआ? खारवेल के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो याद रखना, इसकी भी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। देखिए पुष्यमित्र शुंग से के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी आपको बताए हैं। जैसे आपसे पूछे अयोध्या अभिलेख, पूछे इसकी रचना किसने की? धनदेव ने की। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? 2 किए हैं। पूछे हाथी गुम्फा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग की। क्या जानकारी मिलती है? कि इसने कलिंग के शासक खारवेल के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक, यहां तक समझ में आया। और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। क्या माना जाता है? विरोधी माना जाता है। भाई इसने क्या किया था? 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया। एग्जाम में पूछ सकता है कि 84,000 स्तूपों को नष्ट करने वाला शासक किसे कहा जाता है? वो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। वो आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का इनमें से कौन विरोधी है, तो पुष्यमित्र शुंग है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जो भरूत स्तूप है, कौन सा स्तूप? भरूत स्तूप है। इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को जाता है। ठीक, यहां तक आपने पूरी पुष्यमित्र शुंग की पूरी जानकारी देखी। पुष्यमित्र शुंग को अनार्य भी कहा गया है। कहाँ कहा गया ये भी हमने बताया कि पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। वो हर्षचरित में कहा गया है। हर्षचरित एक पुस्तक है, ये भी एग्जाम के लिए आपके सामने बन सकती है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस व्यक्ति वो है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में किसको अनार्य कहा है? पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। अब एक लास्ट पॉइंट ये एक और बनता है जो हमारे शुंग वंश से संबंधित है, वो ये है, वो आपसे पूछे कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, यहीं से आपको पता होना चाहिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। जो हमने अभी बताया, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक, ये याद रखना। संस्थापक पूछे पुष्यमित्र शुंग, अंतिम पूछे तो देवभूति। इसी देवभूति की हत्या इसके मंत्री कहो या सचिव कहो उसने की, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव ने की। तो पूछ सकता है
कि वासुदेव ने फिर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था, कर्ण वंश। तो अगली जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, अगली जो वंश पढ़ेंगे इस मौर्योत्तर काल में, उसका नाम है कर्ण वंश। ठीक, तो यहाँ तक आपने इस क्लास में आपने ये देखा, इस वीडियो में आपने पढ़ा शुंग वंश के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है।